आज अगला एपिसोड आ गया और इस एपिसोड के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था द फर्स्ट रैंक। इस एपिसोड का नाम है द फर्स्ट रैंक। पहली बार जब मेरी फर्स्ट रैंक आई थी और उसके पीछे बहुत अमेजिंग एक स्टोरी भी है, तो वो स्टोरी भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों को पता है ये सीरीज क्यों है, राइट? बिकॉज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर, यू कैन नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ, राइट? तो जो मैंने मिस्टेक्स की उसको मैंने डॉक्यूमेंट किया है एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। ठीक है, अब दोस्तों क्या था स्टोरी बताता हूं मैं आप लोगों को, बहुत अमेजिंग स्टोरी। बट उससे पहले आपके लिए सस्पेंस बढ़ाता हूं। देख, सो दिस इज व्हाट माय पेरेंट्स सेड टू मी। हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, ये सबकी जड़ तेरा ये मोबाइल है। अब ये मोबाइल तुझे तभी मिलेगा जब तेरी अगले टेस्ट में टॉप 3 में रैंक आएगी। सो दोस्तों, जीवन बहुत खुशहाल चल रहा था। ठीक है, मैं टॉप 10 में कंसिस्टेंटली आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, कभी आ रहा था, ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि अब टॉप के कुछ बच्चे तो पढ़ेंगे ही सही, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी थी, मेरे पास भी अपनी स्ट्रैटेजी थी, राइट? तो भाई चीजें चल रही थी। अब दोस्तों डेट देखिए आप, सितंबर था, 1 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है। तो मेरे बर्थडे के आसपास मेरे फादर ने मुझे एक अच्छा फोन दिलाया था, लाइक इट वाज अ वेरी गुड फोन। तो मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा फोन था। और ये दोस्तों उस समय का टाइम है जब अनिल अंबानी जी ने रिलायंस के लिए जो 2G स्पेक्ट्रम होता है वो खरीद के हर पर्सन के पास मोबाइल पहुंचा दिया था। हर पर्सन के पास मोबाइल पहुंचा दिया था। अब आप लोगों को पता है दोस्तों, जब अंबानी जी कुछ करते हैं, चाहे वो अनिल हो या मुकेश हो, बाकी लोगों को भी फॉलो करना पड़ता है। तो मेरे पास एयरटेल की सिम थी। एयरटेल की सिम में उस समय एक बहुत ही तगड़ा स्कीम था जिसके तहत 36 रुपए में 1000 SMS करने को मिलते थे। व्हाट्सएप की सुविधा थी नहीं, इंटरनेट की सुविधा थी नहीं, जो बातचीत होती थी उन 160 कैरेक्टर्स के SMS के थ्रू होती थी। अब 36 रुपए में 1000 SMS अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, किया जा सकता है इसको। तो ठीक है, तो अब मैं रिचार्ज करवाता था और मैं सब तरह की बात करता था, मतलब जो उस एज के बच्चे बात करते हैं उस सब तरह की मैं बातचीत करता था। तो मैं अपने स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे बातचीत करता था उस मैसेज के थ्रू। ठीक है, और मैं अपने कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ भी बात करता था। अब क्या हुआ कि आप लोगों को पता है 16-17 साल के बच्चे क्या मैसेज करते हैं, ठीक है ना? मतलब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो 16-17 साल के बच्चे जो मैसेज करते हैं वो सब आपको पता ही है। तो अब मैंने क्या किया कि उन मैसेजेस को मैं अपने दोस्तों को करता था। अब क्या हुआ, ये चीज हुई, मैंने मेरे एक फ्रेंड का नंबर 98XXXXXX, मतलब ये 10 डिजिट का नंबर है, दूसरी डिजिट गलत लिख ली, सेव नंबर किया। और दोस्तों पहले के मोबाइल में ये अमेजिंग चीज थी, अभी मुझे नहीं पता अभी होता ही नहीं होता, बट ये पहले के मोबाइल में अमेजिंग चीज थी कि अगर जैसे मेरा नंबर देखो 7597084242 है, ठीक है, अगर मैंने इसको गलती से इस तरह से सेव कर लिया, क्योंकि पहले क्या मोबाइल नंबर्स की तादाद बहुत कम थी, तो शायद वो यूनिक इसको चेक करता था कि यार इससे ज्यादा मोबाइल नंबर तो होंगे नहीं, 7497084242। तो क्या हुआ दोस्तों, मैंने सेव कर लिया इस नंबर से एग्जांपल, और अब उस बच्चे का जब भी फोन आता था ना, तो नंबर ये होता था मगर नाम यही लिखा जाता था, समझे आप लोग? तो ऐसा मान लो अंकित, ठीक है, अंकित का नाम मोबाइल पे फ्लैश होता था। अब उसका फोन इस नंबर से आ रहा है, बट मैं मैसेज कर रहा हूं इस नंबर पे, समझ रहे आप बात? मैं मैसेज कर रहा हूं इस नंबर पे, उसका फोन यहां से आता है इसको, ठीक है। अब आप लोगों को पता ना इस एज में क्या होता है, अगर अपने को कुछ नया जोक मिला तो कुछ तो अच्छे जोक होते हैं, जैसे कुछ एक जोक बताता हूं मैं आप लोगों को। ये जोक पता है, जब हम लोग एपीजीपी वगैरह सब पढ़ लेते हैं ना, तो फिर वो होता है ना, आप लोगों को पता है कि भाई अगर आपके पास एक स्प्राइट की बोतल है, फिर एक और दूसरी स्प्राइट की बोतल है जिसके अंदर आधा स्प्राइट भरा हुआ है, उसके बाद दूसरी बोतल है जिसमें और आधा स्प्राइट भरा हुआ है, तो ऐसे टोटल मिला के कितनी स्प्राइट है? तो इसका आंसर होता है 2 स्प्राइट, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी बनती है। इस तरह के जोक्स भी भेजते थे, कुछ इस तरह के जोक्स भी भेजते थे जिसको हम बता नहीं सकते, है ना? आप समझ गए होंगे, इस तरह के जोक्स भी हम भेजते थे, ठीक है। और अब मैं अगले दिन क्लास में जाऊं, वो बोले कि मैं उसको बोलता भाई कैसा लगा जोक, वो बोलता कौन सा जोक भाई, मेरे पास तो कोई जोक ही नहीं आया। मेरे को मैसेज भी दिखाता, मैं उसको दिखाता कि देख मैंने तेरे को ये भेजा हुआ है, फिर वो मेरे मोबाइल में पढ़ लेता, उस पे ऊपर नाम लिखा रहता था अंकित, तो वो भी सोचता था कि यार आया होगा, पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं पहुंच पाया, ठीक है। अब और मैं क्या करता था दोस्तों, फिर अपने फोन से डिलीट कर देता था उन मैसेजेस को। ऑब्वियसली यार, सेंट मैसेज के अंदर आता था पहले, तो वो उसमें से डिलीट करना पड़ता था कि भाई कभी माता पिता के हाथ में आ गया फोन तो मैं डिलीट कर देता था वहां से, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई। अब एक दिन मैं अपने घर पे पहुंचा, है ना, कोचिंग से मैं अपने घर पे आया,
अब सिचुएशन ये, मम्मी बाहर खड़ी और रो रही थी, लिटरली रो रही थी। ठीक है, मैंने कहा रो क्यों रहो? कि तेरे लिए फोन आया था। मैंने कहा क्या हुआ? जोधपुर से एक लड़की के फादर का फोन आया कि आपका बेटा मेरी बेटी को गंदे गंदे मैसेज भेज के परेशान कर रहा है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार, ये मैंने तो कभी किया ही नहीं ऐसा, मैं कभी ऐसा करता ही नहीं। ठीक है, ये जो नंबर था ये उस लड़की के पास था। किस्मत देखो, समझ रहे हो किस्मत कितनी खराब है कि अगर किसी लड़के के पास होता वो भी इंजॉय करता, मेरी एज का होता वो भी इंजॉय करता और आगे और फॉरवर्ड कर देता कि भाई चलो बढ़िया है, हमें फ्री में एक मैसेज की सुविधा मिल गई है, तो जहां से बढ़िया बढ़िया मैसेज आ रहे हैं हम भी आगे फॉरवर्ड करते। बट एक लड़की के पास था वो। ठीक है, तो उस लड़की के फादर ने बोला कि ये मैसेजेस हमें भेज रहा है और बहुत गलत है। अब मैंने तो डिनाई कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया मैंने इस बात को कि मैंने कोई मोबाइल नंबर नहीं भेजा। अब क्या था कि मैं जब कोचिंग जाता था ना तो मैं फोन कभी कभी नहीं लेके जाता था, कभी लेके जाता था कभी नहीं लेके जाता, तो घर पे पड़ा था उस दिन, और उसी दिन उस नंबर पे इस नंबर से फोन आया। अब मैंने एसएमएस सारे डिलीट कर दिए थे। रात को सभा बैठी मतलब मेरे पिताजी जज, मैं अपनी दलीलें दे रहा हूं, मम्मी अपनी दलीलें दे रही कि भाई ये फोन आया था। मैंने मना कर दिया कि भाई मैंने भेजे ही नहीं, आप देख लो फोन। फिर यहां पे दोस्तों ऐसे केस में आप बच सकते हो अगर आपका बड़ा भाई नहीं हो तो। अब हमारा बड़ा भाई था, हमारा बड़ा भाई भी उतना ही टैक्स सेवी था। उसने बोला पापा मैं देखता हूं, ये आपको झूठ बोल रहा है। आपको पता ही है हमारी इक्वेशन, अब एक दूसरे के मजे लेते थे, हमने भी खूब मजे लिए उसके। तो अब उसको मौका मिल गया। पापा मैं बताता हूं, भाई साहब ने, मतलब मुझे भी नहीं पता थी ये बात, उसने खोला आउटबॉक्स। देखो पापा ये रहा मैसेज, ये देखो इसमें, यहां पे देखो क्या गाली लिखी हुई है, देखो यहां पे देखो इसने क्या क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये सब इसने लिखा है। ये भी बोल सकता था वो कि ये फॉरवर्डेड मैसेज है, समझ रहे हो। अब मेरे पापा को क्या पता कौन सा मैसेज फॉरवर्डेड है कौन सा ओरिजिनल है, तो वो ये बोलता ये सब इसने लिखा है, समझ रहे हो। मैं उसको देख रहा हूं कि बेटा मेरी बारी आने दे, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि अभी मैं कल्प्रिट हूं, अभी मैं चुप हूं, बेटा मेरी बारी आने दे, फिर मैं देख लूंगा तेरे को। क्योंकि मैंने भी देखो उसकी दोस्तों बहुत मार पिटाई दी। अब देखो बड़े भाई का फायदा ये होता है कि जब पिटने की बारी आती है ना तब बड़े भाई की पिटाई होती है, मगर डांट ज्यादा मैं खाता था, तो उसने डांट पड़वा दी। पापा ने मेरे को बोल दिया कि भाई मेरे को तेरे से ही उम्मीद थी। स्टार्टिंग से मैं जनरल, मैंने बताया था मैं एक सिंसियर बच्चा था जो मस्ती करता था मगर वो सामने नहीं आती थी क्योंकि बड़ा भाई था। ठीक है, अब उसने ये बोल दिया कि ये देखो पापा, सारे मैसेज पढ़ा दिए। अब भाई हम शर्मसार, ठीक है अब क्या करें, अब तो गलती पकड़ी गई है। ठीक है, फिर मैंने ये बोला कि यार पापा मेरी एज के सब बच्चे ऐसे करते हैं, मैं अपने दोस्त को मैसेज भेज रहा था, देख लो आप। ठीक है, तो मैंने नंबर दिखाया, ये है। अब नंबर सेव कर रखा था। अब मेरे भाई ने यहां पे मेरा थोड़ा बहुत साथ दे दिया, कैसे कि जहां से तेरे को फोन आ रहा है ना वो ये नंबर है, देख ये नंबर अलग है, इसमें ये डिजिट अलग है। मैंने कहा ओ शिट, फिर मैं समझा कि यार सही में मैसेज तो गए। अब मेरे पापा थोड़े से मतलब पॉलिटिकली थोड़े से वो थे, मतलब पहुंच वाले पर्सन थे, तो उन्होंने ये बोला था उसके फादर ने लड़की के, मैं आपके बच्चे की एफआईआर कराने जा रहा हूं कि ये लगातार मैसेज करे जा रहा है, हम इसकी एफआईआर कराने जा रहे हैं बच्चे की। ठीक है, तो पापा ने बातचीत की उनसे और फिर पूरा मैटर को ठंडा किया, मगर मेरे को बोल दिया कि ये सब की जड़ तेरा मोबाइल फोन है। अब दोस्तों क्या होता था उस समय, देखो मोबाइल फोन की ऐसा कोई आदत नहीं थी मुझे, क्योंकि गेम खेलने के लिए स्नेक होता था, है ना, वो जो ऐसे बड़ा होता जाता है स्नेक, वही गेम था। ठीक है, मैसेज करने के लिए देखो टेक्स्ट टाइपिंग इतनी गंदी होती थी क्योंकि इतने टच पैड तो फोन थे नहीं, तो टाइप करने में बहुत टाइम लगता था। फिर एक एसएमएस होता था, भाई आपने 36 रुपए में 1000 का पैक ले रखा है, जरूरी थोड़ी सामने वाले ने भी ले रखा है, सामने वाले का रिवर्ट आता नहीं था, व्हाट्सएप पे तो धमाधम रिवर्ट आते हैं, तो इस सब चीजों में बहुत ज्यादा भी नहीं था। बट पेरेंट्स को तो देखो एक मौका मिल जाता है, उन्होंने बोला कि सब की जड़ तेरा मोबाइल है, और मेरा मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लिया। भाई आपको जितने भी फोन करने हो आप इससे करो, ये लैंडलाइन है। अब देखो दोस्तों उस समय क्या मैं फोन करता था, है ना, मतलब अपने दोस्तों को कर लेता था, बट जो मिस ओ थी ना, मैं उनको केवल मिस्ड कॉल मारता था। ठीक है, और मिस्ड कॉल नहीं मारता था, एक्चुअली मैं कॉल करता था। अगर मिस ओ उठा ले तो मैं बात कर लेता था कि भाई फिजिक्स कैसी चल रही है, फिजिक्स में ये हो गया ये कर लिया, कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, अपन बिल्कुल प्रोएक्टिव। ठीक है, बट अगर उसके पापा उठा लेते थे तो फटाफट से फोन रख लेता था। ठीक है, उसने मुझे बताया, जब मेरा सिलेक्शन हो गया था ना, उसने मुझे बताया कि मेरे घर पे कॉलर आईडी है, तो मुझे हमेशा पता होता था कि तुम्हारा फोन आ रहा है।
आई वॉज लाइक यार ठीक है, क्या कर सकते हैं यार, है ना। तो बट हमने कभी भी उस पर एक्शन नहीं लिया। मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर का आशिक फूट रहा था उस समय, बट मैंने कभी इसको जिक्र नहीं किया, क्योंकि फिर मैं जिक्र करती, फिर अपना डिस्कशन होता, फिर मैं तुम्हें समझाती, इससे बढ़िया लेट इट बी। तो ये चीज थी, ठीक है। तो अब ये सब चीजें दोस्तों बंद हो गई, और माता जी ने बोल दिया कि भाई जब तक तेरी टॉप 3 में रैंक नहीं आएगी तब तक नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों उस समय क्या होता था, देखो रिकॉग्निशन पेरेंट्स को क्या, वैसे मेरे पेरेंट्स को कुछ पता नहीं होता था, बट रिकॉग्निशन कैसे होता था, हमारे वहां पे एक मैगजीन आती थी, उस मैगजीन का नाम था अनुनाद। उस मैगजीन में जो टॉप 10 बच्चे होते थे ना, उनका नाम छपता था, जो क्यूमुलेटिव रैंक में टॉप 10 थे। मेरा नाम उसमें आता नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बर्बादी हो चुकी थी, तो टॉप 10 में था नहीं मैं। क्यूमुलेटिवली मतलब अभी तक के जितने भी रिजल्ट आए उसमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज के अंदर, तो कभी तो टॉप 10 में आए नहीं। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि जो टॉप 10 में आ तो पाए नहीं, तो फोटो आती नहीं थी, तो मम्मी बोलती तेरा फोटो कब आएगा, तेरा फोटो कब आएगा, तेरा फोटो कब आएगा, तेरा फोटो आएगा। मैंने कहा मेरा कभी नहीं आएगा, मैं तो ये बोल देता था, क्योंकि दोस्तों उस समय तक मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं टॉप 1000 में आ सकता हूं। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं था ना दोस्तों, उसमें क्या है, टॉप 100 में 4 या 5 बच्चे आते थे। अब मुझे दिख रहा था यार मेरे आगे तो 10-12 बच्चे तो हैं ही, मुझे दिख रहा था, तो मैं ये सोचता था यार कि मेरी टॉप 1000 में तो रैंक आएगी आईआईटी में, बट टॉप 100 का मैंने सोचा नहीं था उस समय तक। तो मैंने मम्मी को ये बोला कि यार मेरा कभी भी नहीं आएगा यहाँ पे नाम, यहाँ पे उन बच्चों को आता है जिनकी टॉप 100 में रैंक आती है, मेरी टॉप 100 में आएगी नहीं, ठीक है। और मेरे घर वाले क्या मैथमेटिक्स समझते थे, लाइक आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो मैं उनको बताता था कि आप खुद सोचो, मेरे स्कूल में 160 बच्चों में मेरी बोर्ड में फर्स्ट रैंक नहीं आ पाई, तो वहां पे 3 लाख बच्चे, 3.5 लाख बच्चे थे, तो मेरी कैसे आएगी। मैंने ये समझा दिया, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट कर लिया उन्होंने भी अपने दिमाग में, वो बिल्कुल क्लियर थे कि भाई टॉप 1000 में रैंक लाने की कोशिश कर सकता, मगर टॉप 1000 में भी अगर रैंक आ गई तो बहुत बढ़िया बात। ये चीज मैंने उनके दिमाग में बिठा दी थी, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू ट्यून योर पेरेंट्स, है ना, आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू ट्यून योर पेरेंट्स इफ दे डू नॉट नो, बट अगर वो जानते हैं तो आप पागल नहीं बना पाओगे। तो मैंने ये चीज अपने पेरेंट्स को बताई। अब मम्मी ने ये सोचा, अब देखो मेरी मम्मी कैसे बढ़िया खेल गई, मतलब मम्मी को ये पता था कि ये टॉप 10 में तो कभी आ ही नहीं सकता, समझ रहे हो, टॉप 10 में तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसने खुद ने बोला है कि टॉप 10 में तो मैं आ ही नहीं सकता। तो अब मम्मी फिर भी और ज्यादा सेफ खेलते बोली टॉप 3 में रैंक आनी चाहिए। अब मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ बात हो गई, ठीक है। उस समय क्या हुआ फिर, ये स्टेटमेंट मुझे याद है, द बेस्ट ऑफ यू कम्स व्हेन यू आर इन द वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों मेरी जिंदगी कोई खराब नहीं हो गई थी मोबाइल हटने से, ठीक है, क्योंकि आई वॉज अ आउटडोर पर्सन, मैं खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, सब चीजें होती थी, बट मुझे फिर भी ऐसा लग रहा था आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। जैसे आप लोगों से अगर मोबाइल 1-2 दिन के लिए छिन जाए ना, तो आप लोग हमेशा, आपके दिमाग में ये फीलिंग आएगी यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। तो मेरे दिमाग में भी ये था, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। अब उसी समय दोस्तों, उसी समय कोचिंग में स्टार्ट हुआ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट होता है ना दोस्तों जीवन में, जेई के एस्पिरेंट्स के जीवन में जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है ना, तब से बाइफर्केशन चालू हो जाता है, अच्छे बच्चों का और खराब बच्चों का। तब तक क्या होता है कि ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों ने इधर पढ़ी होती हैं, उधर पढ़ी होती है, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज प्री आरएमओ में पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक प्री आरएमओ में पढ़ लिया, पीएनसी मगर एक ऐसी चीज है जो हाईली कॉमन सेंसिकल है, और आप लोगों को पता है कॉमन सेंस इतना कॉमन तो है भी नहीं, ठीक है। तो अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चालू हुआ, और समहाउ मुझे भयंकर क्लिक करता था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मुझे एक बार में क्लिक कर गया, आई डोंट नो। और मैं ये मानता हूं कि मेरी नंबर की समझ अच्छी थी इसलिए क्लिक कर गया होगा, बट लोगों को समझ में ही नहीं आता था, बिल्कुल गायब। सर कैसे हो रहा है, मतलब अब देखो जैसे एक क्वेश्चन था भाई, मतलब इस तरह क्वेश्चन आते हैं, 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, ठीक है, इस तरह से बिठाओ कि कोई भी लड़की साथ में ना बैठे। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई इसका रीजन ये रहा होगा कि अगर 5 लड़के साथ बैठेंगे तो बहुत सारी गॉसिप होगी, बट क्वेश्चन ये था कि भाई किस तरह से होगा, ठीक है। तो अब बच्चे क्या सोचते हैं, सर एक ही से तरीका है, मतलब 1 2 3 4 5 लड़के के बीच में, मतलब सबके बीच में लड़के बिठा दो, 5 लड़कों को बिठा के, बट इट वाज नॉट दैट सिंपल। उसमें थोड़ा सा सोचना था, बाय पार्टीशन वाली सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा जब पीएनसी होता है, तो बच्चों को संभव चमकता नहीं था, मेरे को चमकने लग गया था। तो अब ये वाला टेस्ट था पार्ट टेस्ट, जिसमें 60-70% परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आने वाले थे। तो ये एग्जाम के बाद का एनालिसिस है। मैंने ये सोचा भाई भगवान देख रहा है, भगवान मुझसे बहुत ज्यादा खफा नहीं है, क्योंकि मैंने इतना कुछ बुरा किया नहीं, एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी फोन नंबर सेव करने की गलत, उस वजह से ये सारा वाद विवाद हुआ, बट मैंने कुछ ज्यादा बुरा किया नहीं है लाइफ में, ठीक है। आई वॉज इनटू हार्मलेस फन,
हार्मलेस ही फन होता है भाई। आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, उस मैसेज में कुछ भी भेज रहे हो, कुछ कर तो नहीं रहे, जो उस मैसेज में लिखा है ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे, राइट? ये तो हार्मलेस फन है जिसमें हंसी मजाक होता है बस, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई भगवान मेरे साथ, बस अब टेंशन थी केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। फिजिक्स की सबसे ज्यादा टेंशन थी, बट क्योंकि पार्ट टेस्ट था ना तो फिजिक्स का सिलेबस कम था। स्टार्टिंग की जो चीजें थी ना जो मेरे को थोड़ी सी कम समझ में आती थी, एनएलएम के अंदर मेरे से एफबीटी ढंग से बनते ही, फ्री बॉडी डायग्राम कुछ बनता नहीं था। जितना मुझे याद है शायद एसएचएम वगैरह था सिलेबस के अंदर, एसएचएम मुझे चमक गया था। एसएचएम चमकने का भी रीजन है, एसएचएम में आती है पीरियोडिसिटी और ट्रिग्नोमेट्री। पीरियोडिसिटी और ट्रिग्नोमेट्री अपनी सॉलिड थी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपन ने एस कर ली थी, मैथमेटिकल था वो, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसी चीज थी जो मेरी स्ट्रेंथ थी, ऐसा मान लेते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ऐसा कुछ तो था, मेरे को याद नहीं। अब पेपर का सिलेबस हुआ, ठीक है। मेरे वही रिवीजन स्ट्रेटेजी थी, सेक्शन सी जो सी टैग टॉपिक है उनको पहले रिवाइज करेंगे, फिर बी टैग और ए टैग जितने भी महापाप है, महापाप के बाप है, महापाप के बाप के बाप, उन सबको अवॉइड करना है और गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन याद रखना है। ये चीजें मेरे दिमाग में क्लियर थी। मैंने कहा कि भाई अब कुछ करना है। अब उस समय दोस्तों क्या हुआ था कि जो जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठते थे, हमारी बिल्डिंग शिफ्ट हो गई थी, तो मतलब जहां पे हमारी क्लासेस लगती थी, तो वहां पे सर ने ये अनाउंसमेंट किया कि यार बच्चों इस बार जो पेपर है ना रिलेटिवली हमने सिंपल रखा है क्योंकि ये बच्चों को टॉपिक थोड़े से नहीं आते। अब मेरे को तो आ रहे थे, ठीक है। पेपर हुआ वही 9 से 12, 2 से 5, मैंने पेपर दिया 10 से 12 के बीच में। अब दोस्तों क्या होता है जब इस तरह का कोई बड़ा इवेंट हो जाता है ना घर में, तो 1-2 दिन तो डिस्टर्बेंस रहता ही है, मतलब 7-8 दिन आप क्या थोड़े चुप चुप से रहते हो, तो मैं घर में चुप चुप से रहता था, ठीक है। अब मेरी मम्मी को भी रियलाइज हो गया था कि भाई इसको अपनी गलती रियलाइज हो गई है, चुपचाप रहता है बेचारा, तो बढ़िया बढ़िया सामान बना बना के मेरे को खिलाती रहती थी कि ओ ले मेरा बेटा कोई बात नहीं बेटा, भूल जा, जो हुआ सो हुआ, तू तो बस ये चीज ध्यान रख, ठीक है। तो अपन तो खाए पिए मस्त रहे, ऐसे ऐसी मेरी मम्मी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि और ऐसी जब चीजें होती है ना तो क्या है कि जब आप एक्स्ट्रा कॉशियस होते हो ना, एक्स्ट्रा कॉशियस होते हो कि भाई एग्जाम में बढ़िया करना है, तो आप क्या करते हो एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की कोशिश करते हो और फिर आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो। मेरे घर में क्या है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था भाई मेरे घर में क्या था कि हम ऐसी जगह पे रहते थे जहां पे सबसे वेल ऑफ हम ही लोग थे, तो हमारे इधर और इधर जो भी दोनों साइड थी मकानों की, वहां पे थोड़े से नॉट सो वेल ऑफ लोग रहते थे जिनके पास टीवी भी नहीं थी, तो हमारे घर पे टीवी और डिश दोनों थे, तो वहां पे टीवी चलती थी और सब चीजों के डिस्कशन होते थे, ठीक है, कि भाई इसने इसको ऐसे क्यों किया, इसने इसको थप्पड़ क्यों मारा, मतलब जो सीरियल में हो रहा है ना वो हमारे घर में डिस्कस होता, और मेरी मम्मी क्या जज बन जाती थी। और क्या होता है कि मम्मी लोग होते हैं ना, उनको अगर कभी जज बना दो ना तो उनको बहुत भयंकर फीलिंग आती है कि यार भाई हाँ यार मेरे को मतलब मेरे को बहुत रिगार्ड मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो जनरली क्या है कि मदर्स जो होती है ना उनको सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बच्चे उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हस्बैंड उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो यहां पे उनको अगर रिकॉग्निशन मिलता है ना तो उनको बहुत बढ़िया लग रहा होता है, ठीक है। तो अब ये डिस्कशन के रात रात भर चलते थे, खाना हो गया, सब कुछ हो गया, अब आसपास की लेडीज आ गई, हमारे घर पे पंचायत हो गई बिल्कुल। और क्या होता था कि डिस्कशन होता था कि अब हमारे घर में भाभी जी, मतलब मेरी मम्मी को भाभी जी बोलते हैं, हमारे घर में ये हो रहा है, अब इसको इनको कैसे समझाऊं मैं, ये वो। तो अब फिर मम्मी अपने सजेशन देती थी, और वो क्या है कि बहुत तेज बात करती थी, और घर छोटा सा ही था, इतना कोई बड़ा घर था नहीं, तो मेरी आवाज आती थी, तो मैं जाके बोलता था कि मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, अगर आप ये करोगे ना तो मेरी टॉप 3 में रैंक कैसे आई, और अगर मेरी टॉप 3 में रैंक नहीं आई ना इस वजह से, आपकी वजह से, तो भी आपको मेरे को मोबाइल देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मैं क्या है कि अंदर से ऐसा था कि देखो आएगी तो नहीं टॉप 3 रैंक, मगर कुछ ऐसा एक्सक्यूज ढूंढ लो जिससे इनको देना पड़ जाए, क्योंकि गलती तो ही नहीं की है, गलती तो ही नहीं की है। मैंने बोल दिया भाई गलती तो आप लोगों की है, ठीक है। तो मैंने ये काम किया। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये सब चीजें हो गई, मम्मी ने बोला, मम्मी ने बात करना ही बंद कर दिया। मम्मी ने कहा कि देख अब तेरी आनी चाहिए रैंक, ठीक है, अब हमने बात करना बंद कर दिया, अगली बात हम तेरे रिजल्ट के बाद ही करेंगे। मैंने कहा फंस गए, तो मेरे को लगा कि यार मम्मी ये सब तो रोकेगी नहीं, मैंने सोचा कि यार इसका एक एक्सक्यूज बना लूंगा और हो जाएगा काम। अब बरसांती रहने लग गई, मैं थोड़ा पढ़ रहा था, और क्या उस समय दोस्तों मिड टर्म चल रहे थे, तो स्कूल की छुट्टी थी। मिड टर्म होते हैं तो जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं तो स्कूल की छुट्टी होती है। 11th के लिए कोई इतना सीरियस था नहीं, डमी स्कूल का कल्चर था ही सही कोटा के अंदर, मैं रेगुलरली जाता था, हर दिन जाता था, बट एग्जाम के लिए इतना कोई सीरियस नहीं था। हमारे टीचर्स ने बोल रखा था दो वरना मत दो, तुम तो जेईई पे फोकस करो, ठीक है। अब मैंने एग्जाम की तैयारी की, सब चीज हो गई, मैं कंफर्टेबल था। और दोस्तों ये चीज रियलिटी है, उस पेपर से पहले मुझे ये फील आ रही थी कि यार ये पेपर शायद मैंने सबसे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया। एक फील होती है अंदर से एक फील आ जाती है कि आज तक मैंने जितने भी पेपर दिए ना उसके मुकाबले ये पेपर मैंने सबसे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया। हो गया, सारी चीजें हो गई दोस्तों। पेपर हुआ 9 से 12, 2 से 5, ठीक है, 9 से 12, 2 से 5 दोस्तों पेपर हुआ। अब 9 से 12, 2 से 5 पेपर देके आए, बीच के अंदर भी कुछ मस्ती वस्ती कुछ नहीं की, आराम से सोए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पेपर दिया, घर आया,
ORS का ध्यान रखा, बिल्कुल ढंग से OMR भरी थी जैसा सर ने बोला था। 77% मार्क्स आए मेरे। अब 77% देखो, जेई के पेपर में 77% मार्क्स आए मेरे, तो मुझे लगा कि यार मैं टॉप 10 में तो आ जाऊंगा। पिछले टेस्ट में जो क्यूमुलेटिव टेस्ट हुआ था ना, उसमें फर्स्ट रैंक आई थी 81% पे। फर्स्ट रैंक आई थी 81% पे। सेकंड रैंक जो थी दोस्तों, वो मतलब ऐसा मान लो कि जो 10th रैंक थी ना, 10th रैंक थी वो 75% पे थी। तो अब भाई सिग्नल दिख रहा था कि भाई टॉप 10 में तो आ जाएंगे। टॉप 3 में मुश्किल रहेगा, बट टॉप 10 में तो आ जाएंगे। टॉप 10 में तो मैं वैसे भी आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने सोचा कि यार ठीक है यार, पेपर तो मेरे को इजी लगा। अब मैं गया अगले दिन कोचिंग में गया तो मार्क्स पूछूं, जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी उसके 74% आ रहे थे। मैंने कहा ये क्या हुआ यार, 74%? तेरे 74% आ रहा है, क्यों यार? ये पीएनसी का ये क्वेश्चन चमका नहीं मेरे को। फिजिक्स केमिस्ट्री इजी आई थी पेपर के अंदर, चमका ही नहीं मेरे को ये। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने अपने मार्क्स नहीं बताया, मैंने अपने मार्क्स कम बताए। मैंने बोला मेरे 71% मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगा, डाउट हो ही जाता है खुद के ऊपर डाउट हो ही जाता है कि भाई तुम्हारे कैसे आ सकते हैं उससे ज्यादा, है ना, मतलब ऐसा डाउट हो ही जाता है। मैंने बोला कि यार मेरे कम आ रहे हैं, मैंने 70%, मेरे को याद भी नहीं है, बट मैंने अपनी परसेंटेज कम बताई। सर ने पूछा कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने 70 बताई, ठीक है। ये सब चीजें हुई। अब फर्स्ट रैंकर से मैंने पूछा 2-3 और लोगों से पूछा, सबके कम कम ही आ रहे थे, किसी के मेरे जितने नहीं आ रहे थे। रिजल्ट लगा भाई, सही में फर्स्ट रैंक आ गई भाई, फर्स्ट रैंक प्रशांत जैन। मैंने कहा ओह माय गॉड। मतलब देखो, एक पता है, ये एक ऐसा मोमेंट होता है व्हेन यू रियली गेट गूज बम्स। इवन व्हेन आई एम सेइंग दिस राइट नाउ, आई गॉट गूज बम्स। मतलब वो ऐसी अमेजिंग फीलिंग थी ना, जो आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में डेफिनेटली फील की होगी, कभी ना कभी डेफिनेटली फील की होगी, कुछ ना कुछ। और वो कहीं किसी भी जॉनर में हो सकती है। कभी आपने कोई टीटी का टूर्नामेंट जीता हो, कभी कोई डांस कॉम्पिटिशन जीता हो, ये वो वाली फीलिंग, ठीक है। फर्स्ट रैंक आई 77%, एग्जैक्टली 77% आई। सेकंड रैंक 74% आई। सो इट वाज अ कन्विंसिंग विक्ट्री, ठीक है। और टीचर से बात हुई कि भाई प्रशांत तुम तो बोल रहे थे कम नंबर आ रहे हैं, तो मैंने साफ साफ सच बोल दिया कि मैंने इससे बात की, इसके 74% आ रही थी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इसकी 74% आ रही, तो मेरे 77 कैसे आ रहे, तो इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। मेरे 77% ही आ रहे थे, मैंने इतना ही कैलकुलेट किया था। तो फिर वही सर ने बोला कि यार चलो बहुत ही बढ़िया किया है। तो अब मैंने क्या, घर पे जाके रिजल्ट का, ऐसा नहीं होता था उस समय, फोटो खींच लेते थे। और मैंने रिजल्ट सेक्शन से बोला कि यार प्लीज सर मेरे को इसका जेरोक्स दे दो, मेरे को अपनी मम्मी को रिजल्ट दिखाना है। उन्होंने मुझे रिजल्ट का जेरोक्स दिया, मैं लेके गया। मैंने बोला देखो मेरी फर्स्ट रैंक आई है, ठीक है। अब मेरे घर वाले भी शाने, मेरी मम्मी को विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी मम्मी बोलती है कि भाई हम तो फोन करेंगे। उन्होंने फोन किया कोचिंग के अंदर कंफर्म करने के लिए कि भाई इस बार का रिजल्ट में फर्स्ट रैंक किसकी आई। तो वहां से कोई, उनको ही पता तो था नहीं। उन्होंने बोला कि आप कौन, कि मैं स्टूडेंट की मम्मी बोल रही हूँ, प्रशांत जैन की। तो उन्होंने बोला प्रशांत जैन की ही फर्स्ट रैंक आई है। तो फिर उनको पूरा विश्वास हो कि भाई चलो ठीक है भाई, अब इसकी फर्स्ट रैंक आ गई। अब वही मैंने क्या बोला, हमारे घर में क्या था कि भाई छोटी छोटी सक्सेस को भी बहुत मानते हैं। और पॉइंट ये कि छोटी और बड़ी सक्सेस ये पर्सन पे डिपेंड करती है, ठीक है, पर्सन पे डिपेंड करती है। मैं ऐसा पर्सन था जो बहुत छोटी छोटी खुशियों से भी बहुत खुश हो जाता हूं, ठीक है। तो मैं जितने एक्साइटमेंट से बताऊंगा उतने ही पेरेंट्स बड़ी अचीवमेंट मानेंगे। मैंने बहुत एक्साइटमेंट से बताया कि भाई मेरी फर्स्ट रैंक आई है। और इसको मैग्नेनिमस बनाने के लिए मैंने बोला 6000 बच्चों में फर्स्ट रैंक आई। ऑल दो बच्चे 2000 ही थे, बट मैंने बोला कि 6000 बच्चों में फर्स्ट रैंक आई है, पूरे इंडिया में मेरी फर्स्ट रैंक आई, ठीक है। तो मतलब जो मैं जिस इंस्टीट्यूट में मैं था, उस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे सेंटर थे, तो उन सारे सेंटर मिला के मेरी फर्स्ट रैंक आई। पीएनसी की बात थी, पीएनसी का पेपर बहुत अच्छा पेपर था, ठीक है। तो वो जो मोमेंट था ना दोस्तों, वो जो इतना सा जो मोमेंट था, वो बहुत ही अमेजिंग था मेरी लाइफ में। वो मोमेंट जब मैंने जिया ना, मुझे ये चीज रियलाइज, देखो एक तो ये होता है ना, अपने को रियलिटी पता होनी चाहिए। ये बात सही है कि पीएनसी एक ऐसा चैप्टर जो मुझे बहुत अच्छे से चमका, इट वॉज अ गुड थिंग, लक भी हो सकता है। दूसरा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर रियली इजी आए थे, काफी इजी आए थे, मतलब जितने आते थे उससे इजी आए थे। तो जो बच्चे दूसरी जगह लीड लेते थे ना मुझसे, वो इतनी लीड ले नहीं पाए। मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर भी नीचे रैंक थी, मैथ्स में मेरी फर्स्ट रैंक आई। एंड यू वुड नॉट बिलीव, मैथ्स में मेरे 85% मार्क्स थे, ठीक है। उस पेपर में मेरे 85% थे, सेकंड हाईएस्ट 65%। इतना डिफरेंस
था मैथमेटिक्स में। और मैं तो देखो दोस्तों साफ बोलता हूं, मेरी रैंक आई है मैथमेटिक्स की वजह से, ठीक है। मैथमेटिक्स मेरे को नेचुरली चमकती थी, तो 85% 65% में बहुत डिफरेंस होता है, वहीं पे मैं फर्स्ट रैंक ले आया। और बाकी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे क्यों होंगे? ये जो बच्चा था जिसके 74% आए, उसके मैथ्स में पीछे था, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फर्स्ट रैंक, मगर मैथ्स में क्योंकि मेरे पास इतनी लीड थी तो मैं ऊपर आ गया। उस मोमेंट पे दोस्तों मुझे रियलाइज हुआ, यस आई एम इन द रेस। आई एम इन द रेस मतलब आई एम इन द रेस ऑफ टॉप 500 नॉट 100, क्योंकि मुझे ये रियलिटी पता थी कि भाई किस्मत अच्छी है, हमेशा किस्मत अच्छी होगी जरूरी नहीं है। तो टॉप 500 का कॉन्फिडेंस मेरे दिमाग में आ गया था, ठीक है। तो ये चीज थी मेरे दिमाग में, बेटा किस्मत बढ़िया है तेरी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आसान आ गया तो तूने उसमें बढ़िया स्कोर कर लिया, और मैथ तेरी अच्छी है ही, बड़ी खुशी की बात है कि तेरी फर्स्ट रैंक आ गई। बट ये मत सोचना कि अगले टेस्ट में भी ऐसा ही पेपर आएगा। इस कामयाबी से हवा में चाहे कितना भी उड़ ले, मगर पांव जमीन पर ही रखना। ये मैंने अपने आप से बोला था जिस रात को मैं सो रहा था। और मुझे नहीं पता कि यार मैं उस समय इतना समझदार था या नहीं था, बट मेरे में एक चीज थी, एक चीज अच्छी थी, मैं रियलिस्टिक था। आई वॉज रियलिस्टिक, मतलब ओवरली ऑप्टिमिस्टिक भी था मैं, मतलब जब मैं ओवर कॉन्फिडेंट रहता था, बट मैं रियलिस्टिक भी था कि यार ठीक है, मतलब कि क्या रैंक आ सकती क्या नहीं आ सकती। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो बच्चे इवेंचुअली जाके टॉप करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होते हैं, दे नो देयर पोटेंशियल। तो ये चीज थी। एट द एंड आई केम टू रियलाइज दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एंड इवन दिस मिसहैप resulted in a moment of celebration where I could manage to get the first one. तो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये कि देखो कितनी खराब सिचुएशन थी, FIR होने वाली थी, ठीक है, बट हर चीज अच्छे के लिए होती है। इस इवेंट ने जो चीज पॉसिबली 3-4 टेस्ट के बाद होती, क्या पता मैं, मतलब अगर ये नहीं भी होता ना तो 3-4 टेस्ट के बाद नेचुरली फर्स्ट रैंक ले आता, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजीज थी वो लॉन्ग लास्टिंग थी। स्ट्रैटेजी मतलब जिससे चीजें दिमाग में रहेंगी, तो जब सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता ना तो शायद मैं सबसे आगे निकल जाता, हो सकता है, बट उस इवेंट ने उसको एक्सेलरेट कर दिया, राइट। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोविड पैंडेमिक ने बहुत सारी चीजों को एक्सेलरेट कर दिया, ऑनलाइन एजुकेशन आने ही वाली थी, बट कोविड ने इसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया। तो इसी तरह से इस इवेंट ने मेरी इस चीज को एक्सेलरेट कर दिया, और ये मुझे लगता है दोस्तों। और मैं आप लोगों को दोस्तों बहुत ईमानदारी से बताऊं कि ये जो इवेंट हुआ ना, ऐसा नहीं है कि उसके बाद मैंने मोबाइल यूज करना बंद कर दिया, ठीक है, सोच समझ के 2-3 चीजें मैंने इंप्लीमेंट की अपनी लाइफ में। एक, मैसेज जो आउटबॉक्स में होते थे मैं उसको भी डिलीट करता था, ताकि अब कोई सबूत ना रहे, ठीक है। मैसेज करता था मैं, ऐसी बात नहीं मैसेज ही करता था, बट मैंने एक चीज करी, मैंने यूटिलिटी ऑफ मोबाइल बहुत कम कर दी, बहुत कम कर दी। मतलब जैसे मान लो संडे को टेस्ट है, मैं एब्सोल्युटली फ्री हूं तो मैं मैसेज करता था, और मैं अपने ऊपर कोई कंपल्शन नहीं लेता था। कंपल्शन मैंने कभी नहीं ली कि भाई अगर किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया है ना तो मुझे उसको रिवर्ट करना जिम्मेदारी है मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी को रिप्लाई करने की, ठीक है। तो मैं रिवर्ट नहीं करता था, मैं रिवर्ट तभी करता था जब मैं फ्री हूं, क्योंकि बच्चों के अंदर ये होता है, सर मैसेज आया हुआ है अब रिवर्ट तो करना ही पड़ेगा। अभी बच्चे मुझे अभी बोलते हैं सर आप तो ऑनलाइन हो, आप रिवर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई ऑनलाइन हो तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन थोड़ी हूं, जरूरी थोड़ी है कि मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन हूं, मैं ऐसा हो सकता है किसी और को कुछ और इंपॉर्टेंट चीज को समझा रहा हूं, राइट। तो ये चीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो मेरे हिसाब से इस इवेंट के थ्रू आप लोगों को रियलाइज हुआ है कि क्या चीजें प्रायोरिटी है। मोबाइल फोन का जो यूसेज है बहुत सारे बच्चे करते हैं। आज मैं दोस्तों, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं बहुत मोबाइल यूज करता हूं, दुनिया भर की मूवीज देखता हूं, दुनिया भर की टीवी सीरीज देखता हूं, बट हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। अभी जो समय चल रहा है वो पढ़ाई का चल रहा है, तो प्लीज उस चीज पे फोकस कीजिए। सो आई होप दोस्तों आज का एपिसोड भी आप लोगों को बहुत अमेजिंग लगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड्स अमेजिंग लग रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए इन एपिसोड्स को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स नीड टू नो व्हाट इज राइट फॉर देयर प्रिपरेशन राइट नाउ, राइट।